This session is being recorded, and yesterday we discussed something very important, and it was all about pronunciation. कल हम लोग pronunciation के हवाले से पढ़ रहे थे कि किस तरह से आप अपने pronunciations को जो है वो improve कर सकते हैं. और आज की जो क्लास है वो syntax के हवाले से है. ठीक है ना? It's gonna be very important class for all of you, and the knowledge which I am going to share with you, it is very comprehensive. मतलब फिर मैं वही बात कहूंगा कि एक दिन की बात नहीं है, 18 साल की रिसर्च है हमारी. जिन चीजों को हमने महसूस किया है और एनालाइज किया है कि why why हम हर why का जवाब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है. जैसे आज आपके जहनों में एक सवाल होगा, why are we weak in English? हम कमजोर क्यों हैं? हम लैंग्वेज में कमजोर क्यों हैं? अगर आपको पता है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगर सिर्फ अपने स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव कर ले तो वो डॉलर्स के अंदर अर्निंग स्टार्ट कर देंगे. बिलीव इन मी. मैं कल शॉपिफाई को स्टडी कर रहा था. शॉपिफाई इज अ ई-कॉमर्स स्टोर, और फिर मैंने अमेज़न के बारे में तो काफी स्टडी की भी है, लेकिन मैंने ये बात महसूस की है कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते. वजह that they are weak in spoken English. You cannot step in. चले शॉपिफाई तो आप स्टार्ट कर देंगे, ई-कॉमर्स स्टोर, but you cannot start Amazon until you are good at English. तो आप में से वो लोग हाथ उठाइए जिन्होंने कभी भी थोड़ी सी ये ख्वाहिश जाहिर की हो कि सर हम Amazon पे काम करना चाहते हैं. आजकल Amazon का ट्रेंड इतना बढ़ गया है, आप में से आपने हर किसी ने आज से 2 साल पहले शायद Amazon का नाम ना सुना हो, लेकिन 2 साल में आपने कम से कम 100 मरतबा Amazon, अलीबाबा, ड्रॉप शिपिंग, FBA, VA का नाम, ये टर्म जरूर सुनी होगी आप लोगों ने. तकरीबन 17 लोगों ने हाथ उठाया. अगर किसी ने अब तक Amazon के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत दूर है अभी, और उनको नहीं पता कि आप किस तरह से सिर्फ अपनी इंग्लिश को अच्छा कर लें तो आप Amazon में स्टेप इन कर सकते हैं. योर स्पोकन इंग्लिश इज अ फर्स्ट स्टेप. तो अभी हम लोगों ने एक और कोर्स, यही स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है, हमने Amazon के नाम भी कर दिया ताकि लोगों को ये बात समझ आए कि स्टेप 1 क्या है. मेरे पास बहुत सारी अभी लड़कियां आई, वो Amazon का कोर्स कर रही थी, और बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ कि Amazon का कोर्स करना बेकार है जब तक आपको अंग्रेजी ना आए. भाई आप कोर्स कर रही है Amazon का, आपको बात करनी है यूरोपियन से, पूरी दुनिया के लोगों से, एंड यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, तो बेवकूफी है ना इतने हजारों रुपए जाया करते हैं. क्योंकि कोई सस्ता कोर्स तो है नहीं Amazon का. कम से कम आपको 20, 30, 40, 50,000 स्पेंड करने होते हैं. अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 5-6 लाख रुपए आपको चाहिए. लेकिन फिर अर्निंग भी वैसी है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना पैसा, सर कह रहे हैं 5-6 लाख, 17-18 लाख रुपए चाहिए होते हैं Amazon पे वर्किंग के लिए, लेकिन फिर कमाई भी महीने की वैसी है ना, महीने के 7-8 लाख रुपए कमा रहे होते हैं आप. ठीक है, क्योंकि आप डॉलर्स में कमा रहे हैं तो डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ऐसे ही है जैसे आपने 18-19 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आप महीने के 7-8 हजार रुपए कमा रहे होंगे. एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद आपकी अर्निंग ही अर्निंग है. लेकिन बेटा उसका स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है, स्पोकन इंग्लिश को करें इम्प्रूव. इट टेक्स टाइम. और Amazon के ऊपर मैं आपको बताऊं, Amazon का कोर्स करने की जरूरत नहीं है. आप YouTube पे जाइए, Amazon के ऊपर पूरी डिटेल पड़ी हुई है. कल मैं रात को वो पहला लेक्चर सुनते सुनते सो गया, तो मेरे जहन में ये बात आई, जब इतना अच्छा बच्चों को कोई एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, हर चीज बता रहा है, तो बच्चों को स्पोकन इंग्लिश अगर इम्प्रूव करे तो वो Amazon पे काम कर सकते हैं. ठीक है, चले. तो इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन बेटा. अब आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, सिर्फ स्किल्स को सीखें. इफ यू आर लर्निंग स्किल्स,
यू आर ओपनिंग द डोर टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। आप लोग स्किल्स नहीं सीखते। आप लोग पता क्या कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं ये वाली डिग्री ले लूं। अरे डिग्री का दौर चला गया भाई। आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ये स्किल सीख लूं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। आप में से कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं फला स्किल सीख लूं, मैं स्किल सीख लूं? ईमानदारी से हाथ उठाए जो स्किल्स को फोकस कर रहे हैं, जो स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं ना इस दौर में, दे आर गेटिंग सक्सेस। पहले आप यकीन करें, मैं सोच रहा था एमबीए कर लूं, एक और मास्टर्स की डिग्री ले लूं। पिछले 2 साल से मैंने एक दफा भी नहीं सोचा होगा। हाँ, मैं ये जरूर सोचता हूँ रोज मैं शॉपिफाई सीख लूं, वर्डप्रेस सीख लिया मैंने, अपनी वेबसाइट मैंने बनवाई है, अब मैं उसको खुद ही अपडेट कर रहा हूँ। अब मैं उसको उस पर खुद ही काम कर रहा हूँ। मैंने वर्डप्रेस सीख ली है। मैं अच्छा ये देखो, ये स्किल मैं इससे कमाता नहीं हूँ, हर स्किल को सीख के कमाया नहीं जाता। मैंने वर्डप्रेस सीखी, मैंने एक्सेल सीखी, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी। क्या मैं इनसे कमाता हूँ? नहीं कमाता। मेरा स्किल है लैंग्वेज टीचिंग। तो बच्चों, तुम लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो और उसमें से एक ऐसा स्किल सामने लेकर आओ जिससे तुम कमाओ। ठीक है ना? अब जैसे अब मेरा आजकल मेरा शौक चढ़ा हुआ है, मुझे शॉपिफाई सीख रहा हूँ मैं आजकल। शॉपिफाई इज ई कॉमर्स स्टोर, और कहाँ से प्रोडक्ट को आउटसोर्स करना है सब यूट्यूब से मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी अब मैं कोई जगह एक दो जगह जाकर हैंग हो गया तो मुझे टीचर की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो हमारे एक टीचर है वेब डेवलपमेंट जो पढ़ाते हैं, सरबाजिल। आई एम टेकिंग हिज हेल्प, आजकल दुबई में वो। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। देखिए स्किल्स को सीखे, स्किल्स सीखेंगे ना आपकी लाइफ चेंज होगी। नो मैटर यू हैव डन मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक किया हुआ, स्किल सीख लो यार। मैट्रिक करके तुम लैंग्वेज सीखो, मैट्रिक करके, मैट्रिक किया हुआ है तो अपने आप को ये मत कहो तुम अनक्वालिफाइड हो, ले लो, जाहिल हो, नहीं, बहुत है। मैट्रिक किया हुआ है, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करो, दुनिया को एक्सप्लोर करो। इतनी मोटिवेशन मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए। ठीक है ना? अब आ जाए सर, वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? सर हम अंग्रेजी में कमजोर क्यों? सर, सर, वाई आर वी वीक इन इंग्लिश सर, प्लीज टेल अस। ये हर स्टूडेंट का सवाल होता है। स्क्रीन को गौर से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर दो टर्म्स मैंने इस्तेमाल किए, कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। हम बचपन से कंटेंट वर्ड्स याद करते हुए आ रहे हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हमने बचपन से इन्हीं वर्ड्स को याद किया है और ये है वोकैबुलरी। लेकिन इस वोकैबुलरी का कोई फायदा नहीं। इस वोकैबुलरी का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वो वर्ड्स याद नहीं किए जो वर्ड्स हमारे इन वर्ड्स को जोड़ देते, जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, auxiliary verbs। ये जो वर्ड्स है ना बेटा, अब मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आज तक आप लोगों ने कभी भी कुछ रीड करते हुए आर्टिकल्स, preposition, conjunctions और auxiliary verbs को फोकस किया? ईमानदारी से बताइएगा, क्रॉस लगाइएगा या टिक लगाइएगा। आज से पहले हमारे टीचर्स हमसे कहते थे वोकैबुलरी निकालो, अंडरलाइन करो डिफिकल्ट वर्ड्स। आप यकीन करें, हमेशा टीचर्स ने हमसे क्या कहा, ये लो पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में से डिफिकल्ट वर्ड्स को निकालो। अब वो डिफिकल्ट वर्ड्स क्या होते थे? नाउन निकाल लिया, एडजेक्टिव निकाल लिया, बस। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं करते थे हम लोग। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही होता था ना। तो अब आपको, लेकिन अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको करना है बेसिकली, अब आप देखिए, आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को फोकस करना है, कंजंक्शंस। आपकी रिटन में गलतियां यही है। देखो वर्ब की मिस्टेक, एक वक्त आता है वर्ब की मिस्टेक को आप ओवरकम कर लेते हो। अच्छा, ये वर्ब की मिस्टेक क्यों होती है? टेंसेस की वजह से, मॉडल्स की वजह से, पैसिव की वजह से, कंडीशनल्स की वजह से, और एक आखिरी वजह नरेशन। बस। चलो, कॉजेटिव वर्ब, बस। और कोई वजह नहीं हो सकती।
6 टॉपिक्स बताए, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल, पैसिव, नरेशन, कॉजेटिव्स, बस। अब कोई वजह नहीं बची कि वर्ब में गलती होगी। अच्छा, एडजेक्टिव और एडवर्ब की गलती होती नहीं, नाउन की गलती होती नहीं हमारे पास। आपने देखा होगा ना पेपर में वर्बल एरर आता है कि वर्ब के अंदर गलती है, वर्ब की गलत फॉर्म यूज की हुई है। यही ये गलती है। मैंने 6 टॉपिक्स बता दिए, ये 6 टॉपिक्स पढ़ लो, वर्बल मिस्टेक्स खत्म। हम एप्टीट्यूड को पढ़ाते हैं ना, तो बहुत फास्ट ट्रैक पे पढ़ाते हैं, तो उनको हम ये 6 टॉपिक्स 6 दिनों में पढ़ाते हैं कि उनकी गलती नहीं होती कभी भी। वर्ब के अंदर वो फॉरन वर्ब एरर को स्पॉट कर लेंगे, दिस इज एन एरर। और गलती भी 2 तरह की होती है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे ये सेशंस लेता हूँ, हर हफ्ते लेता हूँ, लेकिन हर हफ्ते नई बातें बताता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। एरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मेशनल और एक होता है सिचुएशनल। लिख लो अपने पास, ये कहीं नहीं लिखा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ। एक होता है फॉर्मेशनल और एक होता है सिचुएशनल। फॉर्मेशनल एरर क्या होता है? ही इज गॉन। अब बच्चा कहता है ही इज गॉन नहीं होता, ही इज गोइंग होता है। अरे भाई, ही इज गॉन भी होता है। अगर ही इज गॉन का मतलब है ही इज अवे। यहाँ पर गॉन को एडजेक्टिव के एतबार से इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये फॉर्मेशनल एरर अक्सर लोग समझते हैं इट्स अ फॉर्मेशनल एरर। जैसे आप लोग कहते हैं ही डज नॉट गोज, ये फॉर्मेशनल है कि डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ही डज नॉट गो, गोज नहीं होता। और सिचुएशनल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेट वसीम अकरम, या आई हैव मेट I have met Amil Liaquat. He is no more in this world. अब ये जुमला गलत हो गया because he has died. I met Amil Liaquat. I met और I have met, कौन सा सही होगा? ये है सिचुएशनल। अब फॉर्मेशन के एतबार से तो दोनों जुमले सही हैं, लेकिन आपको सिचुएशन को समझकर बताना है कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा जुमला गलत है। तो दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल एरर। तो याद, ये बहुत लिमिटेड चीज होती है, ये हम सिखा देते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन जो चीज मैं कहता हूँ लाइफ लॉन्ग है, जो सीखते भी रहो तो कभी उसको ओवरकम नहीं कर सकते, वो है आर्टिकल्स, वो है प्रपोजिशंस, वो है, बस 2 ही है। कंजंक्शन भी बहुत लिमिटेड है। ऑक्सिलरी वर्ब मेरे अभी 3 सेशंस बाकी है, उन 3 सेशंस के बाद तुम्हारी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब की गलती नहीं होगी, फॉर श्योर, आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू। तो सर आर्टिकल्स और प्रपोजिशन का भी कुछ कर दे। जब आपने ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने वादा कर लिया है। देखो, मैं आर्टिकल्स और प्रपोजिशन पे वादा नहीं कर सकता, क्यों? जो पढ़ाने वाला है वो खुद भी मुझसे वादा नहीं करता। प्रपोजिशनल की मैं किताब पढ़ा था, उसके आखिर में एक सेंटेंस लिखा था, मैंने अच्छे से याद कर लिया था। कहता है, द मोर यू स्टडी इंग्लिश, द मोर you expose yourself to English language, the more you will get used to prepositions, the more you will be good at prepositions. इसका मतलब ये है कि prepositions को जितना आप लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप लैंग्वेज को के अंदर घुसेंगे, prepositions आपके अंदर घुस जाएंगे। So prepositions को हम ये नहीं कह सकते I have learned prepositions, I have 100% knowledge of prepositions. You can never ever say, कभी नहीं कह सकते। तो जो चीज आपको जिंदगी भर पढ़नी है वो है prepositions। और preposition की गलती को पता है, गलती नहीं कहते इसको, मिस्टेक नहीं कहा जाता, इसको ब्लंडर कहा जाता है, और ये नाकाबिले कबूल होती है। मतलब कोई preposition की गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करता। जब भी आपने इस बात को नोटिस कभी करे, आप 8 क्लास में हो, 9 में हो, मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंटर, एम कैट, ई कैट, बी कैट, कोई सा भी टेस्ट उठा ले, ACCA, CSS, PMC, एम कैट, MD कैट, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, NTS, आइल्स, हर जगह पर preposition को टारगेट किया जाता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हर जगह preposition को टारगेट किया जाता है। टिक लगाकर बता सकते हैं सर, यू आर राइट। हर लेवल पर preposition आता है, हर लेवल पर। अच्छा, बीकॉम, BSc, BA, इंटर, बैचलर्स, हर जगह, मास्टर्स, हर जगह आर्टिकल्स भी टेस्ट में आता है। क्योंकि गोरा आर्टिकल्स के बारे में ये कह रहा है मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल। आर्टिकल्स की मिस्टेक्स को एक्सेप्टेबल बना दिया है। क्यों?
इसके रूल्स बहुत ज्यादा लूज है, बहुत ज्यादा बैगी है, ढीले ढाले, फिक्स नहीं है। तो वो कहता है भाई और लेकिन उसकी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इग्नोर कर देते, अगर आपने ये दाव में गलती कर दी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने इन ऑन एट में गलती कर दी, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। पुट ऑन और पुट ऑफ जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। पुट ऑन का मतलब पहनना है, पुट ऑफ का मतलब उतारना है। अब ऑन और ऑफ की गलती तो नाकाबिले कबूल है ना। तो इसलिए बेटा प्रेपोजी अब आप देख ले, आज आपकी शायद हो सकता है कि आप लोग मुझसे अगले 4 महीने के लिए जुड़ जाए इस कोर्स के बाद, और आज से इस बात को का तहिया कर ले कि बाबा प्रेपोजिशन तो वो सीखने ही सीखने हैं। जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन प्रेपोजिशंस नहीं खत्म होने वाले, इसको नहीं। और देखो गलती यही है, गलती यही है, यही है, यही है तुम्हारी राइटिंग में, तुम्हारी स्पोकन में। तुम्हारी गलती आर्टिकल्स की है, तुम्हारी गलती कंजंक्शंस और ऑक्सिलरी वर्ब्स की है। यकीन नहीं आ रहा, नीचे 2 सेंटेंसेस लिखे देखो किस तरह से आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस हमारी जिंदगी में छुपे हुए हैं, घुसे हुए हैं, बसे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. इसमें से prepositions, articles और conjunctions को हटा दो। He went Lahore, his friend PIA attend important event, event cancelled, he came back train Sunday. अब इसमें से आपने prepositions को हटा दिया, इसमें से आपने conjunction को हटा दिया, इसमें से आपने आर्टिकल्स को हटा दिया। अजीब सा हो गया। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स की मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो आपको खुशी होगी सुनकर। स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते मीनिंगलेस है लेकिन आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। एंड you cannot write a good sentence structure without structural words। आप कोई भी एक अच्छा सेंटेंस नहीं लिख सकते बगैर स्ट्रक्चरल वर्ड्स के। I going Lahore, my son Saturday Divo 9 p.m. attend important meeting। क्या बकवास कर रहे हैं सर? यही हमारे अंग्रेजी के टीचर हमसे बोलते थे, क्या बकवास लिखी है। वो बकवास पता है इसीलिए ही कहते थे क्योंकि उसमें उनको उनकी आंखों को प्रेपोजिशंस या तो गलत इस्तेमाल हुए थे, नजर आ रहे होते थे, या इस्तेमाल ही नहीं करते थे। हमारी गलती, मैंने आज आपको, अब आप जा सकते हैं, आप जाना चाहे तो, मैंने आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़े सवाल के जवाब दिया। Why are we weak in English? आप हमें सीखना क्या चाहिए? आप आर्टिकल सीखे, प्रेपोजिशन सीखे, आप कंजंक्शंस का इस्तेमाल सीखे, ऑक्सिलरी वर्ब्स को इम्प्रूव करें। 3 दिन रुक जाए, मैं ऑक्सिलरी वर्ब सिखा दूंगा और 24 घंटे में मैं आर्टिकल्स भी सिखा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आप कहते हैं आर्टिकल्स जिंदगी भर सीखते रहो, वो तो तुम्हारा काम है ना जिंदगी भर सीखना। लेकिन मैंने एक वर्कशॉप रिकॉर्ड की हुई है आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है ना। बहुत उसके ऊपर उसकी तारीफें आई है। आपको वो अभी इस सेशन के बाद आर्टिकल्स की का एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, आर्टिकल्स की वर्कशॉप भी मिल जाएगी। उस 1 घंटे की वर्कशॉप को आज की तारीख में सुन लेना है। कल सुबह 10 बजे आपको टेस्ट का लिंक भी आ जाएगा। कल सुबह 10 बजे से लेकर क्लास शुरू होने से पहले पहले तक आपको वो टेस्ट दे देना है, ठीक है ना। साथ में मैं प्रेपोजिशन की पीडीएफ भी भेजूंगा और प्रेपोजिशन का भी एक की वर्कशॉप भेजूंगा, उसको भी लाजमी देखना है, उसको भी लाजमी सुनना है। प्रेपोजिशन का टेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं, बन गया था वो पता नहीं किस कहाँ से बनाया था, वो गायब हो गई फाइल, मिल नहीं, ढूंढ रहा हूँ काफी दिनों से। मिल गई तो आप से शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। सर कंजंक्शन का क्या करेंगे? कंजंक्शन मैंने, जब आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो बच्चे दाखिला ले चुके हैं, जब आप प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आगे स्टडी करेंगे तो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ जो फ्लुएंसी का है, कंजंक्शन हर जगह पर मिलेंगे, हर स्टॉप पर आपको कंजंक्शन मिलेंगे। तो कंजंक्शन मैंने पूरे अपने कोर्स के अंदर ऐड किए हुए हैं फर्स्ट 2 मंथ्स के, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये आप 3 दिन मेरे साथ रहे, ऑक्सिलरी वर्ब्स का बेड़ा पार हो जाएगा। आपको ये भी पता, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी याद हो जाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आपको याद करा।
ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात यहाँ तक जहन में क्लियर हो गई। सिंटेक्स का मतलब है अल्फाजों की तरतीब, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर के अंदर पहले मैंने वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन किया कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, हमने जिंदगी में कौन से वर्ड्स याद किए, हमने वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को याद तो कर लिया, लेकिन इनको जोड़ना किसी ने नहीं सिखाया। जोड़ने के लिए जो चीजें होती है वो हमारे पास है ही नहीं, और फिर हम कहते हैं हमसे अंग्रेजी बोली नहीं जाती। तो मेरा बच्चा, तुम्हारे पास वो चीज ही नहीं है ना जिससे तुम अल्फाजों को, वर्ड्स को जोड़ोगे, तो फिर अंग्रेजी कहाँ से जबान पर आएगी। और कुछ लोग अंग्रेजी ऐसी बोलते हैं टूटी फूटी। वो टूटी फूटी अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी स्पीक ब्रोकन इंग्लिश? ग्लास, वाटर, ड्रिंक, हंग्री, थर्स्टी, बिकॉज वी डोंट हैव स्ट्रक्चरल वर्ड्स। हमारे पास स्ट्रक्चरल वर्ड्स नहीं है। हमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स का इस्तेमाल समझ आ जाए, आप यकीन करें जिंदगी आसान हो जाएगी। दे आर नॉट इजी, बट वी कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। आगे चलते, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। टेस्ट 1 घंटे का होगा। मैंने बेटा पीडीएफ सेंड कर दी थी, आप वहां अगर आपको नहीं मिली तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्लास के बाद आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। नंबर मैंने कल भी बता दिया था, आज भी बता देंगे। चलो, क्लास के बाद आ जाएगी पीडीएफ। अभी बहुत सारी बातें बाकी, देखिए सारी बातें अभी मुझे करनी है, सारी बातें यहाँ तक करनी है आज बातें, ठीक है ना। सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती थी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सर ने एक चीज का मजीद इजाफा कर दिया, वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब की, तो बेटा इस एडवर्ब का मतलब है, आसान जबान में बता रहा हूँ, एडवर्ब का मतलब है, जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं मैं, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपको। ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, इस पे भी व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ से भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब मैं पढ़ा लूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब से मुराद टाइम एक्सप्रेशंस। जब हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो जरा देखिएगा, सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे। मैं एवरीडे को शुरू में ले जाऊं, आखिर में ले जाऊं, वर्ब से पहले ले आऊं, कोई मसला नहीं। एवरीडे सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब एवरीडे टीचर्स अस। Sometimes she calls me, she calls me, sometimes she sometimes calls me, sometimes शुरू में आ जाए, आखिर में चला जाए, वर्ब से पहले आ जाए, no problem at all. He usually plays cricket. Usually he plays cricket, he plays cricket usually. यूजुअली भी एडवर्ब है। जितने भी टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। यस्टरडे आई कॉल्ड सैरा, आई कॉल्ड सैरा यस्टरडे, आई यस्टरडे कॉल्ड सैरा। यस्टरडे शुरू में आ जाए, आखिर में चला जाए, वर्ब से पहले आ जाए, they all are acceptable. No difference in meanings, no difference in meanings at all. अच्छा, हर एडवर्ब की जगह को आप बदल नहीं सकते, जैसे नेवर और ऑलवेज है। ये देखिए, नेवर ऑलवेज जहां लिखे वही लिखे रहने दीजिए इसको। अब ये नहीं कि ही कॉल्स मी नेवर, ही डिस्टर्ब्स अस ऑलवेज, नहीं, जहां लिखे वही उनको लिखा रहने दे, अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर लेकिन कुछ बच्चों की बात आई थी तो मैंने लिखी थी, सर नेवर से जुमला स्टार्ट तो हो सकता है, नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। तो उससे पहले एक सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, वो दिख नहीं रहा होता लेकिन होता है। तो हकीकत में जुमला ये होता है, यू नेवर कॉल मी अगेन, यू ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। हकीकत में होता है, लेकिन यू का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। सारा कॉल्स भी ऑन संडे, सारा कॉल भी लास्ट संडे। एक बहुत छोटी सी बात है प्रेपोजिशन के हवाले से, हम लास्ट का वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। सारा कॉल्स भी ऑन संडे, सारा कॉल्ड भी लास्ट संडे। और अगर नेक्स्ट संडे कर दूं तो नेक्स्ट संडे से पहले भी ऑन नहीं आएगा। एवरी संडे कर दूं तो भी ऑन नहीं आएगा। लिख लो अपने पास, लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, एवरी संडे। अब आप ऑन का इस्तेमाल नहीं करेगी। सारा विल कॉल बी नेक्स्ट संडे, सारा कॉल्ड बी लास्ट संडे, सारा कॉल्स बी एवरी संडे। ऑन नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। अच्छा, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, सवाल है।
क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। एडवर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है। सोनिया प्लेस क्रिकेट, सारा ड्रिंक पेप्सी, दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर। क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जनाब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, शी टॉक्स, शी टॉट, शी टीचर्स, आई अंडरस्टैंड, बर्ड्स फ्लाई, शी नोज, शी वर्क्स। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, they are not essential part of a sentence, we can ignore them anytime. अब मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा मजेदार है, इसको बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? बताइए, यस और नो, चैट में लिखकर भेजिए। कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? क्या सब्जेक्ट के बगैर? नो, नो, नो। और टिक और क्रॉस लगाइएगा तो जरा वोट का अंदाजा हो जाएगा कितने लोग टिक लगाते। 11-14 लोगों ने कहा बन सकता है, 7 लोग कह रहे हैं सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। 26 लोग कह रहे बन सकता है सब्जेक्ट के बगैर, ये लोग ही बनाकर दिखाएंगे। जो लोग कह रहे नहीं बन सकता वो भी बताएंगे क्यों नहीं बन सकता। आइए स्क्रीन को देखते हैं, स्क्रीन क्या कहती है। कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट। जब आप ये सेंटेंस देखते हैं तो ये सेंटेंस देखने के बाद आपका जवाब क्या है? माशाल्लाह। चले, मुकद्दसा, आपकी प्रीवियस नॉलेज ने आपका साथ दिया। वेरी गुड समीरा। बन सकता है सनिया शौकत, फातिमा कहती है नहीं बन सकता। अच्छा जी, तो सर आप क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। इतना, इतनी टेंशन कभी नहीं है सर। चलिए अब आप देखिए, फैसला अभी भी आपके हाथ में ही है कि बन सकता है या नहीं बन सकता। दुआ कहती है बन सकता है, सिमाब कहती है बन सकता है, आमना कहते कहती है बन सकता है सर। सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। प्लीज गिव मी अ नाइफ, हेल्प मी, कॉल हर, डोंट नॉक एट द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी, हेल्प मी। देख ले सर, मैं कह रही थी बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। एमन फैयाज, आप बिल्कुल सही कह रही है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जो यहाँ पर हकीकत में है वो दिख नहीं रहा, जो हकीकत में यहाँ पर है वो आपको नहीं दिख रहा। लेकिन एक जुमला है, एक जुमला है जिसपे मैंने एक रोशनी डाली है, जिस पर आपको यू दिख रहा होगा। देखिए, कॉल सारा। अगर आप इस जुमले के से पहले देखें तो एक खास रोशनी में आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। गौर से देखिए इस सेंटेंस को, और ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि देयर इज अ सब्जेक्ट, बट इन imperative sentence subject is understood, that is you, and it is always, not always, it is normally hidden। आमतौर से ये छुपा हुआ होता है, इसको लिखा नहीं जाता। क्योंकि मेरे सामने सारा खड़ी है, मैंने कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं उससे ये कहने के बजाय तुम पानी लेकर आओ, तुम पानी लेकर आओ, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बेहतर ये है कि मैं ये ना बोल दूं फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, बजाय तो
तो बेहतर ये नहीं होगा कि मैं ये कहूँ यू फैच अ ग्लास ऑफ वाटर, यू कॉल हर, यू हेल्प मी, यू लिसन टू मी। यू तो नहीं लगाते हम लोग, तो हम तो सिर्फ ये कहते लिसन टू मी, टॉक टू मी, हेल्प मी, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कहते हैं ना। तो जब हम ये जुमला कहते हैं तो यू लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तमाम पाकिस्तानी बहनें सुन ले और भाई भी सुन ले, we can make a sentence with without subject, no, without using subject। हम ये नहीं कह सकते we can make a sentence without a subject, we can make a sentence without using subject। हम सब्जेक्ट को यूज किए बगैर जुमला बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वहां पर छुपा हुआ होता है। आ गई बात समझ। कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है अब से आधे घंटे बाद जबरदस्त बारिश शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक कराची के बुरे हालात पर रहम फरमाए, आमीन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम यू का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको गुस्सा आ गया, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। जी आजकल मैं कराची में हूँ, मैं तो कहीं भी जाके पढ़ा सकता हूँ बेटा, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जहां मुझे जिंदगी ले जाती है मैं चला जाता हूँ। मुझे चाहिए मेरा लैपटॉप, मेरा या फिर मेरा मोबाइल फोन और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा जी, जी कराची के मुख्तलिफ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज बहुत बारिश हो रही है। चले, यू शट अप, यू शट अप, यू लिसन टू मी, यू यू सिट डाउन। गुस्सा आ गया आपको, ए यू मिस्टर, यू लिसन टू मी, तुम, हाँ तू मेरी बात सुन भाई। जब गुस्सा आता है तो आप यू का इस्तेमाल करते हैं। यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम चली जाओ मेरे कमरे से बाहर, तुम चली जाओ। अब आपके ससुराल वाले आ गए, अब ये यू बदल जाए, है तो यू लेकिन इस यू की क्वालिटी डिफरेंट है। अरे आप लीजिए ना, आप लीजिए ना, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, आप लीजिए ना कबाब, यू जस्ट सिट डाउन, आप बैठिए ना, यू जस्ट लिसन टू मी सर। सर आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर। सर, सर, सर यू लिसन टू मी सर। जब आप किसी को आमादा कर रहे होते हैं ना, जब आप किसी को आमादा कर रहे होते हैं तो आप यू का इस्तेमाल करते हैं, यू जस्ट लिसन टू मी, आप सुनिए ना मेरी बात प्लीज, डोंट यू गो। इसके आगे अगर मैं ये लगा दूं ना, डोंट यू गो कैन यू, तो सीधा जाओ ना। वो बच्चा क्या कर रहा होता है काजुल को, वो आमादा कर रहा होता है काजुल को, मत जाओ। काजुल ने कहा भाई क्या हो गया, मेरी शादी है, जाना है मुझे, शिमला में थोड़ी नहीं रहना पूरी जिंदगी। याद होगा आपको, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, ठीक है ना। याद आया, शिमला, काजुल, वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा। तो सीधा जाओ ना, डोंट यू गो कैन यू, डोंट यू गो कैन यू, तो सीधा जाओ ना। यू आर परसुएडिंग समवन, परसुएड का मतलब होता है आमादा करना। अब मेरा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज कीप योर माउथ शट, यू प्लीज कीप योर माउथ शट। अच्छा एक सवाल आया इसी से रिलेटेड है, जरा इसका जवाब भी दे देते। सर प्लीज कीप योर माउथ शट, एक जो सेंटेंस तो ये है। दूसरा है यू प्लीज कीप योर माउथ शट। सर क्या ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है? देखिए, एक तो आपने कहा प्लीज कीप योर माउथ शट, दूसरे में आपको आ गया गुस्सा। जब गुस्सा आ जाएगा ना तो प्लीज को हटा दे, क्योंकि गुस्से में आप रिक्वेस्ट नहीं करते ना, प्लीज हटा दीजिए। यू
कीप योर माउथ शट, यू जस्ट शट अप, ये गलत, ठीक है ना, इस तरह से गलत। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैं लिखकर भी सेंड कर देता हूं, देखो सेंटेंस सुनना, तुम बच जाओ, बनाओ, यू का इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस बनाइए, तुम बच जाओ। मुझे चैट में लिखकर भेजिए तमाम स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश बनाइए, तुम बच जाओ। तुम बच जाओ, तुम बच जाओ। अच्छा पहले और आसान करता हूं, बच जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, डोंट गो। अच्छा अब अगर मैंने ये कह दिया तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, भेजो, अभी तक किसी के जवाब सही नहीं आए, जितने जवाब आते हैं सब गलत। डोंट गो, मत जाओ, तुम मत जाओ, रुक गए जवाब आना, आ रहे हैं। सही है, अभी तक किसी का सही नहीं आया, किसी एक का भी। आप यकीन करें, एक सिबाब सहार ने कोशिश की, इकरा मुनीर का जवाब सही आया, अस्का का सही आया, अनमोल ने भी बना लिया था, वो बहुत तेजी से जवाब आया तो शायद ऊपर चले गए, लेकिन नहीं, अस्का का सही था। इकरा मुनीर, यू आर अ चाइल्ड। नहीं बेटा, तुम मत जाओ, डोंट यू गो, डोंट यू गो। अब ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, कितने लोगों ने यही लिखा था, ईमानदारी से उठाइएगा, अल्लाह देख रहा है, डोंट यू गो। कितने लोगों ने ये जवाब लिखा था, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। नहीं, मैंने तो 3 लोगों के देखे सिर्फ, जारा झूठ मत बोलो, अलीशा कह रही है मैंने ये लिखा था। 3-4 हाथ उठेंगे, अन्नू का मैंने देखा था, अक्सा का मैंने देखा, और एक और था जवाब किसी का मैंने देखा, बाहर चले, वेरी गुड, आप सातों को वाटर कूलर मुबारक हो, ठीक है, वाटर कूलर आपके घर पहुंच जाएगा, एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। जारा आई एम जस्ट किडिंग, दिल पे डाले बेटा। चल, ऑनलाइन क्लास असल में आप लोगों के लिए बड़ी एक नई चीज है ना, तो अगर उसमें भी आप उसको थोड़ा सा एंटरटेन करने की जरूरत होती है, वरना आप बोर हो जाते हैं, टीचर तो दिख नहीं रहा होता, वरना टीचर की जो मस्खरेपन होता था ना, वो हम देख के बड़ा एंटरटेन होते थे। टीचर की बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अब टीचर की बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो बस टीचर की बातें और टीचर के नोट्स है, तो यही अगर इसमें भी मजा ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं क्लास लेने का। चले बहरहाल आज के कल का वादा बड़ा, देखे कल थे 152, कितने थे कल, 152 140 थे ना, आज 130 हो रहे, 10 गायब हो गए, 10 थे वादे, लेकिन बारिशें बहुत हो रही है पूरे शहर पाकिस्तान में, तो इसलिए 10 बच्चों को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना, कल 142 थे, आज 130 है, कल का वादा भी बरकरार रहा तो मैं सैटरडे की क्लास भी लूंगा इंशाल्लाह लाइव, और अगर सैटरडे को भी वादा बरकरार रहा तो संडे को भी, ठीक है, अब आपके ऊपर है कि क्लासेस आप लोग लाइव रखवाते हैं या रिकॉर्डेड सुनेंगे। चले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, पानी वानी पी ले। क्या एक सेंटेंस में, क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं?
जवाब है यस, आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, ये बात बताइए सर। सर देखिए, कभी आपने अभी आपने कहा कि एक सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, फिर आपने एडवर्ब को भी ड्रॉप कर दिया, अब आपने दो ऑब्जेक्ट लगा दिए। सर ये कौन है, ऑब्जेक्ट के पीछे कौन है? आप लोग खुद जरा सेंटेंस की फॉर्मेशन को जहन में लाएंगे तो आप खुद बता देंगे ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है। बताओ, जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? ऑब्जेक्ट के पीछे होता कौन है? सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के पीछे सब्जेक्ट होता है। मुबारक हो, सुभान अल्लाह। ऑब्जेक्ट के पीछे सब्जेक्ट होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के आगे कौन होता है? यार आप लोग बड़ा जोक करते हैं। सब्जेक्ट के आगे वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट के पीछे सब्जेक्ट होता है। वाह भाई वाह, ठीक है ना? तो आप सबको जवाब समझ आ गया होगा। ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है। जिम्मेदार कौन होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है। ठीक है बेटा, मान ली बात मान ली। ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसका भी जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार भी कौन होगा? इसका जिम्मेदार भी वर्ब होगा। वर्ब फैसला करेगा, वर्ब फैसला करेगा कि मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे, या मेरे बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये फैसला वर्ब करता है। ठीक है, अब आओ, ये जो दो ऑब्जेक्ट की कहानी है, ये दो ऑब्जेक्ट की कहानियों के नाम क्या है? देखो, पहला ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे मुराद है समथिंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद होता है somebody। अब जरा इस बात को समझना, पहले समथिंग और somebody को समझना। दरवाजे पे कोई अगर खटखटा रहा है तो हम क्या कहेंगे? somebody is at the door या something is at the door? क्या कहेंगे? बताइए। somebody is at the door। अच्छा, आ, मैं पानी पी रहा था, पानी के अंदर मुझे कुछ काला काला दिखाई दिया, तो मैं क्या कहूंगा? समथिंग इज देयर या somebody इज देयर? बताइए, समथिंग या somebody? समथिंग। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कहूं, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इसी तरह से अगर मैं कहूं, मुझे आवाज आ रही है अलमारी के अंदर से। अब अलमारी में मैं अजीब सी आवाजें आ रही, अब मैं क्या कहूंगा? समथिंग इज देयर या somebody इज देयर? अब डिपेंड करता है आवाज के ऊपर। ठीक है ना? सब कुछ लोग, अगर कुछ लोग somebody लिख रहे हैं तो अक्सर हमने फिल्मों में देखा, दरवाजा खोला तो अक्षय निकला, तो somebody is there। लेकिन हम आवाजें इस तरह की है कि हमने कहा समथिंग इज देयर, तो खोला तो बिल्ली निकली। हम ये नहीं कह सकते अपने घरों में somebody is there। हो सकता है सब दरवाजा खोला तो आपका छोटा भाई निकला, भाई क्या कर रहे हो, ओ पापा आप ही आपने बंद कर दिया। तो somebody और something दोनों हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन। अच्छा, इसी तरह से समथिंग जो है, हमेशा याद रखिए, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, और somebody इज ऑलवेज अ लिविंग थिंग। ठीक है ना? somebody is on the phone या something is on the phone? somebody is on the phone या something is on the phone? somebody। ठीक है ना? something is in your pocket या somebody is in your pocket? something is in your pocket और somebody is in your pocket। something। ठीक है, आ गई बात समझ। अच्छा, याद रखो, याद रखो, कल की क्लास में बहुत अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि जब मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट,
ठीक है ना। कल पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, फिर आगे चलूंगा, तो आपको ये बात ऑब्जेक्ट के हवाले से और बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि, और सब्जेक्ट के बारे में भी, कि ये जो somebody और समथिंग है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। समथिंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट, somebody कैन बी एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना। अब आप देखें, अब इसकी फॉर्मेशन याद कर ले और अपने पास लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे तो ये नोट्स आपके पास है, लेकिन ये दुनिया की सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। समथिंग टू somebody और somebody समथिंग। समथिंग टू somebody और somebody समथिंग। मैंने कहा आई आस्क अ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये समथिंग है। आई आस्क अली, ये somebody। अब ये मुमकिन है कि मैं इन दोनों फॉर्म चीजों को मिक्स कर दूं। मैं इन दोनों सेंटेंसेस को मिक्स करना चाह रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ लेकर आना चाह रहा हूं। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। मैंने समथिंग को पहले ले आया और उसके बाद somebody आ गया। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, मैं अली को पहले ले आया, क्वेश्चन बाद में आ गया। डिफरेंस क्या हुआ? समथिंग अपने बाद टू लेता है, somebody अपने बाद कुछ भी नहीं लेता। आई आस्क समथिंग टू somebody, आई आस्क somebody समथिंग। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। मैं एक और मिसाल देता हूँ गुलाब के फूल की, तो आपको याद रहेगा। आई सेंड अ रोज टू सारा, आई सेंड अ रोज टू सारा। अब अगर मैं सारा को पहले ले आऊं, आई सेंड सारा, सर इसका मतलब तो ये हो गया मैं सारा को भेजता हूँ। वो तो वही तो बता रहा हूँ, मैं सारा को भेजता हूँ क्या? फूल। आई सेंड सारा अ रोज। आ गई बात समझ? यानी कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा समथिंग को रेफर करता है। समथिंग रेफर्स टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, somebody refers to indirect object। और जब भी समथिंग आएगा पहले तो वो टू लेगा, somebody पहले आएगा तो टू की जरूरत नहीं होती है। ये याद कर ले। समथिंग टू somebody, somebody समथिंग, STH और SB जो लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल शॉर्ट फॉर्म्स है, डिक्शनरी के अंदर भी लिखी हुई होती है। सर एक आखिरी सवाल। जी बोलिए सर। अब हमें, आपने तो अपनी बात कर दी सर, अब हमें कैसे पता चलेगा किस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, किस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, किस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? बहुत अच्छी बात पूछी। सवाल बनता है, ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। अभी तो आपने ये बता दिया एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उसके पीछे वर्ब का हाथ होता है। लेकिन अब हमें ये पता कैसे चलेगा? तो बेटा ये वर्ब ही तो बताएगा। पहले तो ये बात पहले ही बता दी, ये वर्ब ही बताएगा। और वो उस वर्ब का बाकायदा एक नाम होता है। कौन सा नाम? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। आसान अल्फाजों में बताया बहुत। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। सर हमें कैसे पता चलेगा? आइए गौर से देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब के आगे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर वी एन और वी डबल एन लिखा हुआ है। ये डिक्शनरी में हर वर्ब के आगे लिखा हुआ है। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स उठा ले, वेबस्टर्स उठा ले, कॉलिंस उठा ले, लॉन्गमैन उठा ले, या कोई सी भी इंटरनेशनल डिक्शनरी उठा ले आप, उस आपको वर्ब के आगे वी एन और वी डबल एन मिलेगा। अगर वी एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर वी डबल एन लिखा हुआ है तो वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ? लेकिन अच्छा सा नहीं लिखा हुआ, वी खाली लिखा हुआ है। अगर वी खाली लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो या तो वर्ब खाली होगा, वरना वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, वर्ब फॉलोड बाय प्रपोजिशन, वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। ये तीन ऑप्शन है आपके पास। अच्छा देखे, दोबारा समझा देता हूं, दोबारा सुन ले। जब आप डिक्शनरी में
एक वर्ब को खोलेंगे। आइए खोलते हैं। अ, एक वर्ब को खोल देते हैं आपके सामने। कंप्यूटर जी गूगल से राब्ता कीजिए। ओके सर। और ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की डिक्शनरी को खोल लीजिए अभी के अभी। हम ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स ऑनलाइन डिक्शनरी की तरफ जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ऑनलाइन चाहिए भाई, ऑनलाइन आ गई ऑनलाइन। अच्छा, ये मैं आपसे अभी अपनी मुकम्मल स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने पूरी स्क्रीन पर आपके पास आ गया। ठीक है, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आ गई। मैंने एक वर्ब लिखा बहुत आसान सा, सेड। मैंने कहा कमरा जी इसको सर्च कराइए। अब देखिए ये सेड है, इसमें वी एन इस तरह से कुछ मुझे अगर लिख कर दे दे, क्योंकि ये बहुत आसान वर्ब है, पता नहीं देगा नहीं देगा। वी एन पेपर एडिशन में तो खैर हमें मिल जाता है। अब एक और देख लेते हैं कोई और, वरना हमें पेपर एडिशन में मिल जाता है वो, यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा। वो कैटेगरी यहाँ बनी हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जो पेपर एडिशंस होते हैं उसमें देखिए, यहाँ आपकी किस्मत अच्छी है, ये बाकायदा पूरा लिख कर दे दिया इन्होंने, इंट्रांजिटिव। देखो लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव, इन्होंने बाकायदा पूरा लिख कर दे दिया इंट्रांजिटिव। अच्छा, अगर कुछ नहीं लिखा, मुझे एक बात ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की याद आ गई। इन लोगों ने तब्दीली ये की है कि अगर तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो कुछ लिखकर नहीं देंगे। अब फिफ्थ एडिशन तक लिखकर दिया जा रहा था। मुझे अपनी एक बात, बहुत पुरानी बात याद आई है। फिफ्थ एडिशन अगर आप खोले ना ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स का, तो उसमें आपको ये लॉन्ग ब्रैकेट वाली बात नजर आएगी। लेकिन अब जितने भी लेटेस्ट एडिशन आ रहे हैं उन्होंने ये वाली बात हटा दी है, ताकि वर्ड ही ना हो, वर्ड्स कम यूज हो डिक्शनरी के अंदर, जगह कम घिरे। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है उनके आगे इन्होंने ये मेंशन कर दिया इंट्रांजिटिव, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद लिमिटेड है। तो इन्होंने ये इंट्रांजिटिव लिख कर दे दिया, याद रखिएगा। तो अब कोई ट्रांजिटिव है तो उसके आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर इंट्रांजिटिव है तो वो लिख कर देंगे इंट्रांजिटिव। तो डिक्शनरी को जब आप पढ़ेंगे तो डिक्शनरी आपको जरूर गाइड करेगी कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है बेटा, चले वापस जा रहे हैं हम अपनी स्लाइड पर। अल्फा आखिरी मेरी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये इसके हवाले से। अब आप देखें, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब मुझे जल्दी से बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? आई गो टू स्कूल एवरी डे। गौर से देखिए इस सेंटेंस को, आई गो टू स्कूल एवरी डे। माफ कर दे, अभी आपके सामने एक अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन शेयर की थी, और आपने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा था गो को। क्या लिखा हुआ था गो के बारे में? गो इन ट्रांजिटिव वर्ब। जब गो इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो मुझे ये बताइए कि भाई उसमें आप ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे? ऑब्जेक्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं। जब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ गो इन ट्रांजिटिव वर्ब, when you are saying it is intransitive, so there is no point of saying that there is any object. I go to school every day, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर आप मेरी ऊपर की बात पढ़े कि वर्ब फॉलोड बाय preposition, तो गो के बाद preposition आ रहा है। he is tired, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। he drives slowly, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर एडजेक्टिव आ रहा है, नीचे एडवर्ब आ रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या है? एक बच्चे ने सवाल किया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की अपने साथ ऑब्जेक्ट लिए थे, सबसे बड़ी पहचान ये। आई गो टू स्कूल एवरी डे, अगर आप कह रहे हैं स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है?
ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है रिसीवर ऑफ एन एक्शन। स्कूल कैसे रिसीवर हो गया? अगर ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है तो फिर इसका पैसिव भी बना दीजिए आप। स्कूल इज गॉन, स्कूल जाया जाता है। ही इज टायर्ड, ही ड्राइव्स स्लोली। इसमें इसका ऑब्जेक्ट बना, अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव बना दीजिए। सबसे बड़ी पहचान एक और बता दूं ये होती है कि जिन सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका पैसिव ही नहीं बन सकता। पैसिव नहीं बन सकता उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता। और वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता? तो तमाम बच्चे जल्दी से चीख चीख कर बताइए वो सेंटेंसेस में कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें 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 इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल कॉम्प्लीमेंट है, एवरीडे आपका एडवर्ब है। ठीक है ना, गो इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एक और बात भी बता दूं, जितने भी वर्ब ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, गो, कम, रीच, अराइव, ये सारे इंट्रांजिटिव है। ठीक है सर, ऐसी कोई लिस्ट है जो हम याद कर सके? बिल्कुल आपको मिल जाएगी, आप इसको अभी रीड आउट कीजिएगा। जो सर ने बात बताई है यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये आपको एक लिस्ट मिल गई, नीचे सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा। 2 महीने का जब आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट इशू होता है। और कल हमारा इंशाल्लाह टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अभी क्लास के बाद आज के सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अभी मैं आपको आर्टिकल्स की एक वर्कशॉप की पीडीएफ भेज रहा हूँ और उसका लिंक भेज रहा हूँ। आप उस वर्कशॉप को देखिए, पीडीएफ को पढ़िए और कल सुबह 10 बजे आर्टिकल्स के टेस्ट में अपेयर हुई। जैसे आप टेस्ट में सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो, सेम टाइमिंग, सेम चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।